रघु एक गरीब आदमी था जिसने जैसे तैसे करके अपनी बेटी राधा की शादी एक अच्छे घर में तय की थी। देखते ही देखते शादी का समय भी नजदीक आ रहा था, जिसके चलते उसकी चिंता दिन रात और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि गरीब होने की वजह से उसके पास ठंड में बारातियों को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक रोज वो अपने घर के आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठकर ये सब सोच रहा था कि तभी उसकी पत्नी गोपी वहाँ आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है। क्या बात है जी, आप बड़े ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मेरी परेशानी तुमसे छुपी नहीं है गोपी। मैं अपनी बेटी राधा की शादी को लेकर परेशान हो रहा हूँ। धीरे धीरे शादी का समय नज़दीक आ रहा है। मैंने सोचा था कि हम लोग अपनी बेटी की शादी घर से ही कर देंगे, सब ठीक से हो जाएगा, लेकिन अब इस बढ़ती हुई ठंड को देखकर मुझे टेंशन हो रही है। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बात की चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है कि हम लोग सारे बारातियों को कहाँ बिठाएंगे। हमारे जैसे गरीब लोगों के घर में कहाँ इतनी जगह होगी कि हम सारे बारातियों को बिना किसी दिक्कत परेशानी के अपने घर में रख सकें। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ, क्योंकि लड़के वालों की सिर्फ एक ही डिमांड है कि उनके बारातियों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना वो लोग शादी नहीं करेंगे। आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। हम गरीब लोगों का सहारा ही ऊपर वाला है, और है कौन। जैसे तैसे शादी तय हो गई है मेरी बेटी की, वैसे ही बिना किसी परेशानी के भी हो जाए तो समझो मेरा सबसे बड़ा काम खत्म हो जाएगा। फिर भी हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिन पर दिन ठंड का मौसम और बढ़ रहा है कम होने की जगह। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, एक बार अपनी भाभी जानकी के पास जाकर थोड़ी जगह को लेकर बात कर लीजिए, जहां हम बारातियों को ठहरा सकें। मेरे मन में भी यही ख्याल आ रहा था, लेकिन क्या वो हमारी मदद करेंगी? वो तो हमारी तरह गरीब भी नहीं है, उनके पास तो पैसा और जगह सब कुछ है। वो चाहे तो हमारी सारी परेशानी 1 मिनट में खत्म कर सकती हैं। एक काम करता हूँ, मैं भाभी से मिलकर ही आता हूँ। रघु इतना कहकर अपनी भाभी जानकी के घर जाता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसकी भाभी हॉल में बैठकर चाय पी रही है। तभी वो उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है। भाभी, आज मैं बहुत उम्मीद करके आपके पास आया हूँ, मुझे निराश मत करिए। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मुझसे तुम्हें क्या मदद चाहिए? तुम तो खुद ही इतने समझदार हो कि अकेले ही लड़की की शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया और तय भी कर दी। तब तो एक बार भी नहीं पूछा हमें, तब याद नहीं था कि हम भी तुम्हारे कोई अपने हैं। आज अचानक याद आ गई कि हम लोग तुम्हारे अपने हैं। अरे इतना घमंड किस चीज का है तुम्हें? भाभी, मुझ गरीब के पास क्या है घमंड दिखाने के लिए? और ऐसा मत बोलिए कि हमने आपको बुलाया नहीं। मैंने गोपी को भेजा था जिस दिन लड़के वाले रिश्ता पक्का करने के लिए आने वाले थे, लेकिन आपने ही आने से मना कर दिया। हाँ तो सही बात है ना, जिस दिन आने वाले थे उसी दिन क्यों बुलाया? तुम्हारे भैया के जाने के बाद बड़े में मैं ही थी, लेकिन तुमने मुझे जरूरी नहीं समझा, तभी तो नहीं बुलाया ना पहले, और अब मुंह उठाकर मदद मांगने आ गए यहाँ। भाभी, आपको जो सुनाना है आप सुना लीजिए, लेकिन मेरी मदद कर दीजिए। आप जानती हैं मैं एक गरीब इंसान हूँ, ना ही मेरे पास पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए बैंकेट बुक कर सकूं, ना मेरे पास इतनी जगह है कि मैं इस ठंड में बारातियों को आराम पूर्वक जगह में बैठा सकूं, और आपके पास दोनों ही हैं। अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो इस ठंड में गरीब के घर की शादी बिना किसी रुकावट के निपट जाएगी। मैंने यहाँ खैरातियों की मदद के लिए कोई धर्मशाला नहीं खोला जो सबकी मदद करती फिरूं। तुमने अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से तय करी है, और उसे पूरा कैसे करना है ये तुम ही जानो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जानकी और रघु की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी बेटी राधा सुन रही थी, जिसे सुनकर वो गुस्से में अंदर आकर कहती है। ताई जी, आपसे उम्मीद ही यही थी कि आप ऐसा ही कुछ करेंगी। अपने इस पैसे के घमंड में पहले ताऊ जी को खो दिया आपने, अब लोगों की खुशियाँ खाने में लगी हुई हैं आप। ए लड़की, जुबान संभाल कर बात कर मुझसे। तेरे बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई क्या कि बड़ों से कैसे बात करनी है? माफ करिए भाभी, गलती हो गई इससे। और तू यहाँ कैसे आई? पिताजी, मैंने आपकी और माँ की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं आपका पीछा करते हुए आपके पीछे पीछे आ गई, ये देखने के लिए कि ताई जी क्या कहती हैं। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन ताई जी का स्वभाव नहीं। चलिए, आप यहाँ से चलिए। और रही बात शादी की, तो आप चिंता मत करिए, जिसने जोड़ी बनाई है, मिलवाई है, वो शादी भी करवा देगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। राधा इतना कहकर अपने पिता का हाथ पकड़कर अपने घर लेकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ शादी की तारीख और पास आती है।
जैसे तैसे करके ठंड में शादी की बाकी रस्में पूरी होती है। फिर चाहे वो रस्म हल्दी की हो या मेहंदी की, ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और रघु ठंड में बारातियों को ठहराने के जगह को लेकर परेशान हो रहा था। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और सभी बाराती दूल्हे के साथ रघु के घर बारात लेकर पहुंच जाते हैं। तभी लड़के की मां कल्याणी रघु के छोटे से घर को देखकर कहती है, क्या बात है रघु जी, शादी की बाकी रस्मों की तरह क्या अब शादी भी घर से ही करेंगे? देखिए अभी हमारे और भी बाराती आने वाले हैं, आपको अपना वादा याद तो है ना? जी मुझे सब याद है। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ शादी घर से ही होती है। बाकी अभी के लिए आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय कॉफी भिजवाता हूँ और बारातियों का इंतजाम भी देख कर आता हूँ। रघु इतना कहकर सभी लोगों को घर में बैठाकर बाहर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी गोपी भी वहाँ उसके पीछे जाती है और कहती है, अब आप क्या करेंगे? जगह का इंतजाम तो हो ही नहीं पाया, जिज्जी ने मना कर दिया और आपका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जो टाइम पर आपकी मदद कर सके। अब समधन जी से क्या कहेंगे कि हम लोग एक वादा भी पूरा नहीं कर पाए। इस ठंड में इतने सारे बारातियों को कहाँ बिठाएंगे? मुझे आखिर तक उम्मीद थी कि शायद भाभी मदद कर दें हमारी, लेकिन उन्होंने तो सच में धोखा दे दिया। मेरे हालातों के बारे में जानने के बाद भी ऐसा परिवार होने का क्या फायदा। चलो पहले इनके खाने पीने का देखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। रघु और गोपी इतना कहकर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, सामने अपनी समधन कल्याणी को देखकर घबरा जाते हैं। तभी कल्याणी गुस्से में कहती है, मुझे ये सब आप जैसे गरीब लोगों से रिश्ता जोड़ने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। जो लोग इतनी ठंड में बारातियों को अच्छी तरह से छत नहीं दे सकते, बैठने के लिए अच्छी कुर्सी और बिस्तर का इंतजाम नहीं कर सकते, वो और क्या ही करेंगे। आपके घर में जगह फुल हो गई है, अब और आने वाले बारातियों को इतनी ठंड में क्या सड़क पर बैठाएंगे आप लोग? सच में ठंड में गरीब के घर शादी करना ही हमारे लिए मुसीबत हो गई है। कल्याणी गुस्से में रघु और गोपी की गरीबी की बेइज्जती करते हुए उन्हें सुना रही थी। तभी रघु का पड़ोसी राजवीर वहाँ आता है और कल्याणी से कहता है, देखिए आप शादी की रस्मों पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजें हम पर छोड़ दीजिए। आपके बारातियों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं आएगी। रघु जी ने बारातियों का इंतजाम हमारे बैंकेट में करवा रखा है। इन्होंने हमें पहले ही कह दिया था, इसीलिए इन्होंने कहीं और इंतजाम नहीं किया। आप निश्चिंत रहिए। माफ करिए रघु जी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था। चलिए अब जो हुआ सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिर शादी की रस्मों को आगे बढ़ाते हैं। कल्याणी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी रघु अपने पड़ोसी राजवीर का धन्यवाद करते हुए कहता है, भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ आपने मेरी कितनी बड़ी परेशानी हल कर दी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझ गरीब की इज्जत बचा ली, लेकिन आपको हमारी परेशानी के बारे में कैसे पता चला? देखिए मुझे ये सब बातें आपकी बेटी राधा ने बताई हैं और वो मेरे बच्चों को फ्री में ट्यूशन देती थी। जब मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा था और मैं ट्यूशन की फीस नहीं दे सकता था, तो क्या मैं उसकी इतनी भी मदद नहीं कर सकता हूँ? राजवीर की बात सुनकर रघु बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से ठंड में पड़ी गरीब रघु के घर की शादी बिना किसी दिक्कत, किसी परेशानी के विधि पूर्वक पूरी होती है।